वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच के बारे में, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी बढ़िया कोर्स है, 500 से अधिक घंटों में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। सीसैट इंक्लूडेड रहेगा, वीकेंड सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कवर होंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रीलिम्स में स्कोर कर सकें। For more details, you can contact on this number. Let's start with first article. हमारा पहला आर्टिकल BBX11 जीन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक नए जीन को रिकॉग्नाइज किया। इस जीन को नाम दिया गया BBX11। ये जो जीन है ये किसी भी पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनकी ग्रीनिंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि बढ़ाता है या उसे मेंटेन करता है। अब जो पौधा होता है उसकी ग्रीनरी क्लोरोफिल की वजह से होती है, ये हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन क्लोरोफिल किसी भी पौधे में बनने से पहले एक और इमीडिएट कंपोनेंट तैयार होता है जिसे प्रोटोक्लोरोफिलाइड कहा जाता है। प्रोटोक्लोरोफिलाइड इस बात को डिटरमाइन करता है कि पौधे में जो ग्रीन पिगमेंट है वो कितना ज्यादा होगा। अब प्रोटोक्लोरोफिलाइड इसकी जो मात्रा है उसे रेगुलेट करने में इस जीन का बहुत वाइटल रोल होता है। BBX11 इस चीज को और विस्तार से समझते हैं। देखिए, जो क्लोरोफिल है वो किसी भी प्लांट में बनने में एक बहुत ही लेंदी और मल्टी स्टेप प्रोसेस तैयार होता है या लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब एक बीज पौधे में परिवर्तित होता है तो पहले वो जमीन के अंदर होता है। जमीन के अंदर जब वो मिट्टी में होता है तो तुरंत ही उसमें क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगा, तभी वो अपनी खुद की ग्रोथ को स्टार्ट कर पाएगा। पौधे के जमीन के अंदर होने पर क्लोरोफिल कुछ काम कर नहीं पाएगा, तो क्लोरोफिल के बनने से पहले उसका एक प्रिकर्सर बनता है जिसे प्रोटोक्लोरोफिलाइड कहा जाता है। यह डार्क में ही तैयार हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप ब्लू लाइट इसके ऊपर डालें तो ये लाल कलर में ग्लो करता है। इसके बाद जैसे ही जो प्लांट है वो सॉइल के ऊपर आता है तो जो लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं वो इसी प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये क्लोरोफिल उसके बाद सनरेज का इस्तेमाल करके प्लांट के लिए भोजन बनाना या फूड तैयार करना शुरू कर देता है। अगर ये प्रोटोक्लोरोफिलाइड अधिक मात्रा में बन जाए, अगर कम मात्रा में बनेगा तो क्लोरोफिल कम रह जाएगा, जिससे पौधे अपना खाना अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, न्यूट्रिशनल लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर ये प्रोटोक्लोरोफिलाइड ज्यादा हो जाए तो इससे जो पौधे हैं वो ज्यादा सनरेज एक्सेप्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से फोटो ब्लीचिंग हो सकती है। पौधों का पत्तों का जो कलर है वो फेड होने लगेगा, इसे फेडिंग भी कहा जाता है। तो दोनों ही अच्छा नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित। ना तो फोटो और प्रोटोक्लोरोफिलाइड का ज्यादा होना अच्छा है ना कम होना अच्छा है, तो ये उतनी ही मात्रा में रहे जितना रिक्वायर्ड है। ये काम ये BBX11 जीन करता है। इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जीन, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि कितनी मात्रा रहेगी प्रोटोक्लोरोफिलाइड की। अगर ये कम है तो पौधा ग्रीन नहीं होगा, सनलाइट को हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी की? काफी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया चूंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो प्लांट ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करने के लिए अब हमें पता है कि अगर कोई प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में है या क्लाइमेट चेंज काफी तेजी से हो रहा है, तो उसके इंप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए हम इस जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से रिसर्चेस में। तो काफी बढ़िया डिस्कवरी है ये। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट दिया इनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी पर। मदन मोहन मालवीय जी फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे लंबे समय तक नहीं, सबसे लंबे समय तक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी रहे थे, जो कि 1940 से 45 के बीच में रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए नहीं। 4 बार मदन मोहन मालवीय जी रहे, 1909 में, 18 में, 32 में और 33 में। अब आप कहेंगे कि
33 में तो नीली सेन गुप्ता जी थी, बिल्कुल थी। एक्चुअली में जब इलेक्शंस हुए थे तो मदन मोहन मालवीय जी जीते थे, प्रेसिडेंट बने भी थे, लेकिन जो सेशन हुआ था उसके ऑर्गेनाइज होने के पहले इनको जेल में डाल दिया गया था। तो उसके बाद वापस से नीली सेनगुप्त जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो 33 में वो भी थी और मदन मोहन मालवीय जी भी थे। 2014 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड किया गया। ये एक हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान के एडिटर भी थे। ये 1889 में इंडियन ओपिनियन के एडिटर बने। इन्होंने एक हिंदी वीकली अभ्युदय स्टार्ट किया था, एक इंग्लिश डेली लीडर और एक हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा को भी स्टार्ट किया था। बीएचयू को स्टैब्लिश करने में 1916 में इनका बहुत ही की रोल रहा। 1939 तक उसके वाइस चांसलर भी रहे। जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, जहां पर मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ आए थे, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लिया था। इस बात का मदन मोहन मालवीय जी ने काफी सख्ती से विरोध किया था। जब खिलाफत मूवमेंट में आईएनसी और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम से एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आईएनसी के पार्टिसिपेशन का भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में ये गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन्होंने गंगा नदी पर जो भी डैम्स वगैरह बनते थे उसका काफी विरोध किया था अपनी गंगा महासभा के माध्यम से। सोशल रिफॉर्मर भी थे। अनटचेबिलिटी का इन्होंने विरोध किया और दलित्स को जो टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी उसके लिए भी काफी काम किया। जो कालाराम टेम्पल है नासिक महाराष्ट्र का, वहां पर अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। अगला आर्टिकल लेप्रोसी के बारे में है, जिसे आप कुछ लोग और आम बोलचाल की भाषा में कोढ़ भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश अभी डोर टू डोर सर्विलांस कैंपेन चला रहा है ताकि वो ऐसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर सके जिनमें लेप्रोसी के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। वैसे 2005 में ही इंडिया को लेप्रोसी फ्री कर दिया गया है। ये क्रॉनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से होता है। इससे स्किन प्रभावित होती है। पेरिफेरल नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो हमारी स्किन मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ते हुए ब्रेन तक जोड़ती हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और आईज हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। सिम्टम्स में देखिए, स्किन का कलर लाइट हो जाता है, कई बार स्किन पैचेस, रेड स्किन पैचेस देखने को मिलते हैं। सेंसेशन खत्म होने लगती है, नमनेस, ऐसा लगेगा कि वो बॉडी पार्ट सुन्न हो गया है, कुछ फील नहीं होगा। हाथ और पैर में वीकनेस भी फील होती है। देखिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता कि फैलता कैसे है, लेकिन हाँ, ड्रॉपलेट्स जो नोज या माउथ से निकलते हैं वो अगर किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं तो इसका खतरा बना रहता है। वैसे ये ट्रीटेबल है। मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है 6 से 12 महीने की और व्यक्ति को सही किया जा सकता है। लेप्रोसी फ्री हो चुका है इंडिया 2005 के बाद से ही। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में है। अभी हाल ही में एनटीसीए ने, एनटीसीए का मतलब क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने उड़ीसा से ये कहा कि आप एक स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसने सतकोसिया टाइगर रिजर्व में कितना बुरा प्रभाव डाला है। बात करते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए इसमें आसपास की 2 सेंचुरीज का जो एरिया है सेंट्रल उड़ीसा का, वो कंबाइंड हो जाता है। सतकोसिया गॉड सेंचुरी और बैसीपल्ली सेंचुरी। 2007 में इसे सतकोसिया टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया। लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। महानदी जो रिवर है वो 22 किलोमीटर का गॉर्ज बनाती है ईस्टर्न घाट के माउंटेन में, जो यहीं से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर देखिए महानदी एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी इसके हिस्से में आ जाता है। ये ट्रांजिशन जोन में पड़ता है। छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू का जो ट्रांजिशन जोन है उसके रीजन में ये आपको मिलेगा। तो दोनों ही लोकेशन का जो एक एंडेमिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्लोरा और फौना। क्या मिलते हैं वहाँ पर, तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और साल फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर आप बात करें जीवों की तो टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, गौर, चौसिंघा, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और रेप्टिलियन स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्रोटेक्टेड एरियाज जो उड़ीसा में है, नेशनल पार्क भितरकनिका और सिमलीपाल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भद्रमा, चिल्का, हथगढ़, कोटागढ़, नंदनकानन, लाखरी और गहिरमाथा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो कामोव 226T के बारे में है। इंडियन आर्मी अभी अप्रोच कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री को ताकि वो कामोव 226T जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें रशिया से खरीद सके। अब यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये कई तरीके के काम कर सकते हैं। वॉच कर सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इवन कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई तरीके के मल्टी यूटिलिटी इनकी होती है। ये स्मॉल ट्विन इंजन रशियन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। रशिया की एक कंपनी है कामोव डिजाइन ब्यूरो, उसने इसको डिजाइन किया है।
इंडिया में इसे एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड का, वो बना रहा है। इसमें 2 एंटिटीज हैं, इंडिया की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और रशिया की ओर से रशियन हेलीकॉप्टर्स है। इसे इंडिया में बनाया जाएगा, ठीक है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये लाइट हेलीकॉप्टर है, 3.5 टन इसकी टेक ऑफ वेट है, 1 टन का ये पेलोड ले जा सकता है। इसमें देखिए कोएक्सियल रोटर्स दिखते हैं, ये जो 2 पत्तियां आपको दिखती हैं हेलीकॉप्टर्स में, इन्हें कोएक्सियल रोटर्स बोलते हैं। और जो टेल रोटर है वो नहीं होता, कई बार हेलीकॉप्टर्स में आपने पीछे एक पत्ती देखी होगी घूमती हुई, इसको टेल रोटर बोलते हैं, वो इसमें कामों में नहीं होता। इसकी वजह से इसकी जो लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। हमारा अगला आर्टिकल नेग्लेरिया फॉवलेरी के बारे में है। नेग्लेरिया फॉवलेरी ये एक अमीबा है जो कि ब्रेन कंज्यूम करने वाली बीमारी कॉज कर रहा है। पहले ये यूएसए के सदर्न रीजन में ज़्यादा प्रभावी था, लेकिन धीमे धीमे नॉर्थ की एरियाज में भी प्रभावी होता जा रहा है। नेग्लेरिया फॉवलेरी है क्या? ये एक अमीबा है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इस आकृति में होता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। ये एक रेयर और डिवास्टेटिंग इन्फेक्शन कॉज करता है जो ब्रेन में होता है। इस इन्फेक्शन को पैम कहा जा रहा है, पीएम, प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस। ये कॉमनली तब होता है, ये अमीबा वार्म और फ्रेश वाटर और सॉइल में पाया जाता है। इंसानों तक ऐसे पहुंचता है अगर कोई व्यक्ति पानी में नहा रहा है, नाक में पानी एंटर कर गया, जिसके बाद ये अमीबा बॉडी में एंटर कर जाता है, फिर ट्रेवल करके ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसके बाद पैम ये बीमारी हो जाती है, पीएम। लेटर ऑन ये ब्रेन सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद फर्टिलिटी रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि इसके केसेस बहुत कम हैं, यूएसए में भी स्पॉट किया गया है, इसलिए कॉज ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है। हमारा अगला आर्टिकल एनबीसी एफडीसी के बारे में है। फुल फॉर्म है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने अपोलो मेडिकल्स के साथ अभी एक एमओयू साइन किया है ताकि वैक्सीन के डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से किया जा सके। इसमें ट्रेन करेंगे नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, जो कि बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हों। एनबीसी एफडीसी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करती है। इसे सेक्शन 25 जो कंपनीज एक्ट 1956 का है, उसी के तहत 1992 में बनाया गया था। ये कंपनी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है, मतलब इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करवाते हैं जो कंसर्न क्लासेस हैं। इसके लिए वो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी एससीएस का इस्तेमाल करते हैं, कई बार आरआरबीज, पीएसबीज, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। स्किल डेवलपमेंट भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए इन्हें डी नोटिफाइड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था जिसके तहत उन्होंने कई सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया था। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाकर उन्हें डी नोटिफाई किया, मतलब कि अब उन्हें क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, इसीलिए ऐसी ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। बाकी सीनियर सिटीजन, बेगर्स, ट्रांसजेंडर्स इनके लिए भी ये काम करते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एंटी मैटर के बारे में है। देखिए जो भी अभी देखिए कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि एंटी मैटर के ऊपर एक आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ में, उसमें यह था कि यूनिवर्स में मैटर के कंपैरिजन में एंटी मैटर कम क्यों है। इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। हर चीज का एक ऑपोजिट होता है यूनिवर्स में, हर जगह पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन है जिसमें माइनस चार्ज है तो इसका भी कुछ ऑपोजिट होगा, तो जो ऑपोजिट होता है उसे एंटी मैटर बोलते हैं। देखिए पूरी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है। मैटर जो होते हैं वो अटॉम से बने होते हैं। अटॉम में जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो भी यूनिवर्स में है, उसका एक एंटी मैटर भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर माइनस है तो इसका जो एंटी मैटर होगा उसमें प्लस चार्ज होगा, उसे साइंटिस्ट पॉजिट्रॉन बोलते हैं। फोटॉन पे अगर प्लस चार्ज है तो जो उसका एंटी मैटर होगा उसमें माइनस चार्ज होगा। जो प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की और एंटी मैटर की वो बाकी सब सेम होती है, सिर्फ उनके जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं उसमें डिफरेंस होगा। अगर वो एंटी मैटर है तो जो मैटर में है उसका ऑपोजिट है। मैटर में अगर माइनस है तो एंटी मैटर में पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। अगर मैटर में प्लस है तो एंटी मैटर में माइनस होगा। इतना ही अंतर होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। लेकिन इसका होता यह है कि अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे, आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और एनर्जी जनरेट करेंगे। ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस है। अब यहां पर एक रिसर्च चलती है, लार्ज
हैड्रोन कोलाइडर में, LHC में, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सर्न कर रहा है। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसमें उन्होंने फोटॉन्स को आपस में टकराया, जिसके बाद वो सेम सिचुएशन क्रिएट हुई जो कि तब क्रिएट हुई होगी जब बिग बैंग हुआ होगा, जिससे इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने देखा कि इक्वल नंबर में या इक्वल क्वांटिटी में मैटर और एंटी मैटर जनरेट हुआ। तो इससे यह रिजल्ट निकल के आया कि जब यूनिवर्स बना होगा तो उस टाइम पर भी इक्वल क्वांटिटी में मैटर और एंटी मैटर बना होगा। तो मैटर तो हमें दिखता है लेकिन एंटी मैटर हमें नहीं दिखता है। तो अब ये कॉज ऑफ कंसर्न बना कि अगर इस रिसर्च में ये पता चलता है कि मैटर और एंटी मैटर इक्वल क्वांटिटी में बने थे तो हमें एंटी मैटर मिलता क्यों नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जब ये बिग बैंग हुआ होगा यूनिवर्स में तो बहुत ही हॉट और डेंस स्टेट क्रिएट हो गया था। उस स्टेट ने फैसिलिटेट किया कि जो मैटर है वो ज्यादा बन जाए कंपैरिजन टू एंटी मैटर। तो रिजल्ट ये निकाला गया हाइपोथेसिस है कुल मिला के कि मैटर ज्यादा बन गया और एंटी मैटर कम बना। ये सपोज करिए कि ये मैटर है पूरा और एंटी मैटर है वो थोड़ा कम ही बना। अब जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब जितना एंटी मैटर है उतना वो मैटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एंटी मैटर और मैटर आपस में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय भी हुए जब बिग बैंग हुआ, लेकिन चूंकि जो मैटर था वो ज्यादा था, सरप्लस था, तो जो सरप्लस है वही आज हमें यूनिवर्स के फॉर्म में दिखता है। उसी से जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सब बने हुए हैं। तो ये रिजल्ट अभी निकाला गया है कि वो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें एंटी मैटर और मैटर आपस में कोलाइड करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इक्वल क्वांटिटी में, उसे ही एनिहिलेशन कहा जाता है। तो वो आपस में कोलाइड करके एनिहिलेशन में डिस्ट्रॉय हो गए, जो सरप्लस है वो बचा हुआ है, इसीलिए हमें एंटी मैटर आसानी से नहीं मिलता, केवल मैटर दिखता है। तो एक प्रकार की हाइपोथेसिस अभी ये न्यूज में आया था तो मैंने आपको बता दिया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो न्यू व्हेल सॉन्ग के बारे में है। अभी इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट में एक नए व्हेल का सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया, डिटेक्ट किया गया। तो इससे हमें ऐसा लगा कि ये कोई नई व्हेल की पॉपुलेशन है जिसके बारे में अभी तक हम जानते नहीं थे। क्योंकि जो व्हेल्स होती हैं वो आपस में वेरियस साउंड करके कम्युनिकेट करती हैं, ये सोशलाइज भी करती हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करती हैं व्हेल्स आपस में। तो ये आपस में किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्लिक्स का, व्हिसल्स का, पल्सेस का, कंपन का, मोन्स का, स्नोर्स का या चिप्स का, क्राइज का सहारा लेते हैं। ये वेरियस साउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल ये करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्लिक्स होता है वो आसपास चीज़ों से टकराता है और उनकी इमेज इनमें बना देता है। तो उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि सामने है क्या। तो क्या हम व्हेल्स के सॉन्ग्स को सुन सकते हैं? देखिए कुछ के, क्योंकि इनके जो सॉन्ग की फ्रिक्वेंसी होती है वो 4 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। हम 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। लेकिन कुछ व्हेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि ब्लू एंड फिन्स, ये हम इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है जो हम सुन नहीं सकते हैं। इनका जो गाना गाने का ड्यूरेशन होता है वो 6 से 35 मिनट के आसपास होता है। लेकिन कुछ व्हेल्स को 22 आवर्स तक भी गाते हुए डिटेक्ट किया गया है। आपको स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। BBX11 जीन वाइटल रोल प्ले करता है प्रोटोक्लोरोफाइलाइड को सिंथेसाइज करने में, उनके अमाउंट को। नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। एंटी मैटर के अलॉन्ग क्रिएट हुआ बिग बैंग के दौरान, यूनिवर्स में वाइडली मिल जाता है। लेप्रोसी क्रॉनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज है, बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कॉज होता है। व्हेल सॉन्ग 6 से 35 मिनट के बीच होता है, कई बार 22 घंटों तक ये गाते रहते हैं। बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।